जिनके दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान होते हैं, ऐसे इस पृथ्वी पे बहुत कम लोग हैं। उसी में से ही एक हमारे साथ आज प्रवीण भाटिया जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रवीण जी थैंक आज यू के वेरी इस। मच। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बात। उ- बहुत सारे लोग किसी ना किसी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारी मदद कर देगा। उसमें बहुत सारे लोग भगवान के पास आशा रखते हैं कि भगवान आएंगे, कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे। उनके सहारे ही ज्यादा लोग होते हैं। वो खुद को कुछ, अपने को कुछ समझते ही नहीं है कि हम भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए प्रवीण जी भी कहते हैं कि मेरे मन में मैंने समझ लिया है भगवत भागवत का सार। मैं कोई किसी अवतार को नहीं दूंगा निमंत्रण। तो इसी पे थोड़ा आप बताइए कि कैसे लोग ऐसी मेंटालिटी डेवलप कर सकते हैं। असल में इस समाज का जो ढांचा है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई और मदद करेगा। डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है आसानी से। गुरु मैनिपुलेट कर लेता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, जबकि असली प्रोसेस में खुद को जागना है, खुद को सच समझना है। तो वो गुरु पे सरेंडर कर देता है और सारे धर्मों में ये एक भाव डाल दिया कि कोई अवतार आएगा, कल की अवतार आएंगे, 13वें नबी आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, बुद्धा आएंगे, और भी लंबी लिस्ट है। हर धर्म में किसी ना किसी की है। उसकी वजह से सच जानने की इच्छा छूट जाती है और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट। जो सो कार्ड अवेकेंड पीपल हैं या अवेकनिंग कम्युनिटी में है, वो इंतजार कर रहे हैं कोई ईटी आके उनको बचाएगा। लानत ऐसी हुई पड़ी है कि कोई सच जानने को तैयार नहीं है। बस ये दिक्कत है और ये इन्हीं का जी। एजेंडा है। कोई नेता नहीं बचाएगा, कोई ईटी नहीं बचाएगा। आप जागोगे, आप बचोगे। और इसी तरह जो लोग मंदिर भी जाते हैं, डर के जाते हैं भगवान कुछ कर देंगे या कोई पाप ना पड़ जाए, और वो ईश्वर को प्रेम नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी वो मीरा की तरह ईश्वर से जो मिलना चाहिए वो ले नहीं पाते। इसी में ऐसा क्यों होता है कि उन लोगों को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता। एक मैनिपुलेशन है। जैसे कोई बच्चा है, उसको हम कहते रहें कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। समाज की कंडीशनिंग है और ये कंडीशनिंग इंटेंशनली की गई है। जी। लेकिन हमारे दादा पिता, मैं, ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी ओवर होता गया, इसलिए इसकी ये हालत है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। जी। वाटिकान जो चर्च है, वो बहुत पावरफुल है। उसने और सारे रिलीजन हैं, उन्होंने ऐसे ही मैनिपुलेट कर करके ये स्थिति में ला दिया है। जी। इसीलिए धर्म गुरु, सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियां, जी। सभी लोग वही चाहेंगे कि आप लोग उनकी सुने। और इसीलिए वो लोग आपको एक ऐसा बताएंगे हम ही पावरफुल है। जी। जी। और और ये शक्ति इतना सभी के पास दुर्भाग्य है। है कि जो अपनी वो शक्तियां अपने आप सरेंडर कर देते हैं अपने आप। इस ब्रह्मांड जी। का सिद्धांत है फ्री विल। जब वो अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं तो फिर कोई हेल्प नहीं कर पाता। जी। आप सोचो, मेरे दादा दादी कहते थे कि देवासुर संग्राम हो रहा है। आज भी जनरेशन कह रही है कि जो ईटीज हैं वो डार्क फोर्ट और लाइट फोर्ट लड़ाई कर रहे हैं और उसकी वजह से हम मुक्त होंगे इस धरती पे। अब आप सोचो, कोई भी सोचे, मेरे दादा दादी कहते रहे, वो अपने दादा दादी से सुनते आए, कब मुक्त होंगे? हमारे जीवन में क्या कोई फर्क पड़ रहा है अर्थ के बाहर किसी लड़ाई का? नहीं। जी। हम जागेंगे, हम मुक्त होंगे। तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं जिससे उन लोगों को पता चले कि हमारी शक्ति क्या है। असल में हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि बस इसी शक्ति को ये दबाए रखना चाहते हैं। हमारी शक्ति के अंदर थर्ड आई है। जिसकी भी थर्ड आई जागृत हो जाए, वो उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको दबाए जी। रखने के लिए ये टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाते हैं, खाने पीने में मिलावट करते हैं। पिछले समय में जो हुआ, 3 सालों में जो फिर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा है। हनुमान जी की कहानी, शास्त्रों में जो कहानियां हैं उसमें छोटे छोटे हिंट हैं। वो लंका पे जाना था, समुद्र के पास जा नहीं सकते थे, सबकी कैसे जाएं, पुल नहीं था। तो उन्होंने कहा चुप साध रहा बलवाना, तुम्हारे अंदर जो है बहुत पावर है। यही पावर हमारी खो गई है। और शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर टीचिंग है, अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, तुम वही हो। तुम उसी ईश्वर जी। के अंश हो, तुम्हारे अंदर वो सारी पावर है। और लोग इतने, मतलब टाइम उनके पास है ही नहीं। समय ऐसा हो गया है कि जॉब में, एजुकेशन में, सब जगह पे वो फंस जा रहे हैं, जिससे उन लोगों को अपनी शक्ति नहीं पता चल रही।
नहीं, इसके दो हैं। एक तो जो जो कंट्रोलिंग वाला ढांचा है, वो चाहता है कि जो मेरे नौकर और गुलाम है वो हर समय उलझे रहें। कभी भी कोई शांत होगा तो अपनी शक्ति को जान जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो स्टॉप रहे। उसको इतना नीचे रख करके रखा रहेगा कि वो हर समय उलझा रहे। पैदा होता है बच्चा, एडमिशन का, बड़े शहरों में एडमिशन के हम्म। बाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, जॉब मिल जाए, कैरियर बन जाए, आखिरी में और खाने पीने में ऐसी मिलावट है कि जब तब कैरियर खत्म करता है उसके पास जानने का समय नहीं बचता। जी। ये एक बात है। दूसरा तरीका है, जो मीडिया है उसको इन्होंने इस तरह तैयार कर रखा है कि दो में डिवाइड रहे पॉपुलेशन, दो पॉलिटिकल पार्टी और दो ग्रुप, और धर्म के नाम पे लड़ाई। तो जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो इस लड़ाई में बिता देता है। बराबर है। और इसीलिए ध्यान, जिससे ध्यान में ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको जो करते होंगे वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जो लोग ऐसे आध्यात्मिक से कनेक्टेड नहीं होते, उन लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों का जीवन पूरा बर्बाद हो रहा है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे जिएंगे, ऐसा सब करते रहेंगे, तो फिर आगे उनकी लाइफ में क्या होगा। ऐसी इनसिक्योरिटी उन लोगों को फील होती है। जी, दोनों ग्रुप में इनसिक्योरिटी फुल होती है। जो आध्यात्मिक है वो सोचता है ये क्यों लाइफ वेस्ट कर रहा है, इतने जीवन बीत गए, कब जागेगा। और जो आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं है वो दूसरे को सोचता है कि ये क्यों कैरियर नहीं बना रहा, दुनिया में इतने मौके क्यों छोड़ रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। तो दैट इज नॉर्मल। तो ये इनसिक्योरिटी का जो होता है फीलिंग, वो उसका कारण क्या है, वो कैसे आता है और उसका निवारण क्या है। इनसिक्योरिटी जब इन बिल्ट होती है, कोई कहता रहता है, जो बच्चा पैदा होता है, आप एक सोचो कि एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, भाषा भी नहीं आती, वो सिर्फ 2 साल का बच्चा देखता है और एब्जॉर्व करता है, और वो उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा होते हैं पहले 7 साल। उसके माइंड के अंदर कोई फिल्टर नहीं होता, उसको हर चीज़ को वो सच मानता है। तो वो अपने माँ बाप को देखता है डरता हुआ, समाज को देखता है डरता हुआ। और हमारा ढांचा ऐसा है, हमारी माएँ सिखाती हैं अपनी लड़कियों को, बेटा डर के रहो, बचा के रहो, चोरी ना हो जाए। इसकी वजह से वो कैरी ओवर होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। और जी। इनसिक्योरिटी जब हम ध्यान नहीं करते तो हमारे जो 7 चक्र हैं रीढ़ की हड्डी में, उसमें एक मूलाधार चक्र है। मूल आधार है जीने का, फाउंडेशन। वो फाउंडेशन वीक है, वो फाउंडेशन में इनसिक्योरिटी है। जी। और ये इनसिक्योरिटी जो भी जानेगा, 3 चीजें जो इंसान किसी को बनाती हैं, भय, भूख भूख और मैथुन, ये जानवर और मनुष्य तीनों में कॉमन है। इसके जी। बियॉन्ड ही जब कोई जा पाता है तो वो इंसान कहने के अधिकारी है। डरता तो जानवर भी है। जी। तो ये आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जो एज, कोई एक एज सेट कर देते हैं कि इस एज के बाद ही हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करेंगे, 40 50 या 60। ये यंग जनरेशन में करने का काम नहीं है। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि वो सोचते हैं कि हम कर लेंगे कभी। जैसे गाय के आगे वो लटका दो खाना, वो सोचते हैं कि इसको पा लेंगे, वो कभी नहीं करते। मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जो कहते थे कि हम ये होने के बाद करेंगे। उनमें से किसी ने नहीं किया। जिसने करा उसने समय से किया। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हम आध्यात्मिक में एक रास्ते की बात करें, कई रास्ते हैं। जो राजयोग का रास्ता है वो प्राणिक एनर्जी को ऊपर उठाता है। जो हर चक्रों में एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर हम यहाँ पे ले आए तो योग हो जाता है। ये प्राणिक एनर्जी यंग एज में बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी तरह से भरी होती है, कुछ नहीं करना होता। जो भी स्पिरिचुअलिटी में मेरे जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं लास्ट समय में, जो यंग लोग थे बहुत जल्दी उन्होंने ग्रो किया। तो ये भी एक मैं समझता हूँ मैनिपुलेशन का हिस्सा है कि उनसे कहो कि रिटायरमेंट के बाद करना, ना तो उनमें एनर्जी बचे शरीर में, ना फ्लेक्सिबिलिटी बचे, और अपने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट का इतना बड़ा बोझ हो जाए कि उसको निकालने में ही वो बाकी की ज़िंदगी बिता दें, नया कुछ सीख ही ना पाए। और ये जो पढ़ने का टाइम है उसी के साथ अगर ये आध्यात्मिकता को स्कूल में से ही पढ़ाना चालू कर दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये ज़िंदगी, ये जो दुनिया है ये बदल जाएगी। जी। क्योंकि स्कूल का जो टाइम है, मतलब एक बच्चा 15 20 साल उसी में दे देता है। अभी जो आप स्कूलिंग सिस्टम को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे, हमें बताते हैं कि मैकाले ने, जो लंदन की में थे, जब यहाँ पे इन्होंने गुलाम बनाने थे, तो मैकाले ने शिक्षा पद्धति को चेंज किया।
ये बड़ा वाइडली बिलीव्ड है, इसके डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम उन्हीं की देन है जिनका राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। या तो वो लंदन में होता था या इंडिया में होता था, पूरी दुनिया में उनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। वो कंट्रोल करने की एक शक्ति थी। गुलाम बनाने के लिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे एजुकेशन जो दी गई, ये इसके बहुत नुकसान है। अभी तो आपने अच्छी बात की कि आध्यात्मिकता कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी ये इसके अपोजिट बनाती है, ये गुलाम बनाती है। आध्यात्मिकता स्वतंत्रता है, आपकी सोच विकसित होती है, सही गलत को देख पाते हो। पिछले 3 सालों में आपने जो प्रचार किया और लोगों को देखा, वो पढ़े लिखे लोग आपकी बात ज़्यादा समझ रहे थे या बिना पढ़े लिखे लोग? बिना पढ़े लिखे लोग अंदर से फील करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका लॉजिकल माइंड का हिस्सा डेवलप हो जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। तो इसीलिए कभी भी एजुकेशन सिस्टम इसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा है, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये बदलने नहीं देना चाहते। जी। ये झूठी झूठी बातें एजुकेशन के नाम पे कि ये आध्यात्मिकता है, जनगण मन का ज्ञान या छोटा सा योग करवा दिया क्लास में दिखावे के लिए कि हम आध्यात्मिक पढ़ा रहे हैं, वास्तविकता में असली आध्यात्मिकता नहीं है। जी। इसमें एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो कोई गांव का किसान होगा, वो लकड़ी लेके अपना खाना बनाएगा, तो ऐसा सोचेंगे कि इससे प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। पर उसी जगह पे वो लोग मतलब गैस पे बनाएंगे तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे पोल्यूशन नहीं होगा। फिर ऐसे ही दूसरा देखे तो जैसे कार अभी आ रही है इलेक्ट्रिक, तो जो पेट्रोल वाली कार होती है उससे ज्यादा वो बैटरी जो बनती है, उसका जो खनिज होता है उसको ज्यादा यूज करने के लिए बहुत मतलब 100 बैरल पेट्रोल होता है, उसके जगह पे इतना बैटरी बनता है। तो उसमें बहुत नुकसान होता है, पर लॉजिकल माइंड उनका ऐसा सेटअप कर दिया है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने सुना हो, तो न्यूजीलैंड में वहाँ के पार्लियामेंट में कमेटी बैठाई है कि गाय जो डकार लेती है उससे कितना प्रदूषण होता है, ये सारी गाय को काटना चाहते हैं। जी। ये कीड़े का खाना जो आपने सुना होगा, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो कीड़े के खाने को प्रमोट करना शुरू कर चुकी हैं। मैं जी। जर्मनी में रहता हूँ, आपके चैनल में आपके लोग सुनेंगे, उनको बताना चाहता हूँ कि मैं जर्मनी में, मेरा दोस्त बर्गर गया मैकडोनल्ड के बर्गर में, तो उसने कहा वेजिटेरियन बर्गर, तो उन्होंने कहा, जो था कैशियर, उसने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है। उसने कहा तो लिस्ट में तो लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं जानता हूँ कि इंडियन लोग किसको वेजिटेरियन कहते हैं, हमारी सारी ब्रेड क्रॉस होपर के आटे से में मिल उसके पाउडर को से मिला के जो आटा बना है उसका, सारी ब्रेड पूरी जर्मनी में ये हो चुका है। ये कीड़े खिलाना चाहते हैं। और अभी देखना, आप टीवी में आना शुरू कर देंगे, कीड़े की न्यूट्रिशन वैल्यू बताएंगे, फिर बताएंगे इसको पालना कितना आसान है, फिर बताएंगे इसमें कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सारे लोग कीड़े का बिजनेस करो। फिर लालची लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे, फिर वो मार्केटिंग करेंगे, फिर ये जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इस हद तक मैनिपुलेशन हो जाता है। जी। और इसमें पढ़ा लिखा और किसान का बहुत अंतर है। किसान बहुत। ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो अंदर से फील कर जाता है कि ये कीड़े वाली बात गलत है, और लॉजिकल आपसे डिस्कस करेगा, बहस करेगा, जी। इसके फायदे बताएगा कीड़े खाने के। इसी से प्रश्न उठ शाकाहार और मांसाहार। अभी एक साइड ये लोग प्रचार भी ऐसा करते हैं कि शाकाहार, पर जो फूड पैकेट्स होता है उसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं वो नॉन वेज होते हैं। तो लोगों को इसमें भी बहुत बड़ा मतलब भ्रम होता है कि ग्रीन टिक देखा तो हमने शाकाहारी खाना खाया है, पर वो होता है नॉन वेज। ऐसे ही जो अभी ऑयल्स यूज हो रहे हैं, जो खाने खाने में जो ये मसाले होते हैं, उसमें भी एक बहुत सारी जगह पे नॉन वेज यूज करते हैं जो लोगों को पता नहीं होता। ये जहां के एजेंडा है, और जर्मनी में या पश्चिमी देशों में जो इनका नेक्स्ट एजेंडा जो है सबको पता है, कार्बन फुटप्रिंट के नाम पे ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना। तो अब इन्होंने इन्वायरमेंट की बातें शुरू करनी कर दी। तो बच्चों का ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जर्मनी में। मेरी जान पहचान की हैं, तो उनकी कार थी, बड़ी कार थी, ज़्यादा पेट्रोल खाने वाली, मतलब पोर्शे थी। तो स्कूल के बच्चे आए तो कार के ऊपर थूक के चले गए। क्यों? कि उनको प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि ये लोग एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे ही उसमें प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना दिया है कि वेगान होना अच्छा है जानवर के रूप में, क्योंकि एक जानवर जो है, गाय है, वो कितना इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। ये भी मैनिपुलेटेड लोग हैं वेगान होने के नाम पे। हम्म। तो बहुत डीप एजेंडा चलते हैं, बच्चों को ये बच्चों की प्रोग्रामिंग कर देते हैं स्कूलिंग सिस्टम में। हम्म। तो
ये लोग जैसे कि हर एक स्कूल्स में है ना, एग, अंडे खाने का प्रचार करते हैं ये लोग। जी। मतलब बहुत सारी स्कूल्स में ऐसा न्यूट्रिशन के नाम पे एग्स खाने चाहिए, और वो भी आर्टिफिशियल और वो सब। और मतलब ऐसे प्रमोशन चल रहा है। और उसको उसको आप कैसे देखते हैं कि इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैं जब छोटा था तो भी टीवी में ऐड आती थी, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। जी तो ये उसी एजेंडा का हिस्सा है। अगर कोई पोल्ट्री में देख ले, जो आजकल ये मास प्रोडक्शन करते हैं, लोगों ने देखा होगा ट्रांसपोर्ट करते हैं मुर्गियों को, किस तरह की उनकी हालत होती है। और तो बस ये एजेंडा है, और कोलेस्ट्रोल बढ़ाता है, सब जानते हैं। जी माँ बाप लेकिन कई बार जो बच्चों को जहाँ खाना स्कूल में मिलता है वो कंपल्शन है। जापान में भी बच्चों को खाना स्कूल में मिलता है, पेरेंट्स दोनों जॉब करते होंगे, तो उनके बच्चों के खाने में भी कीड़े की चीज़ें वहाँ पे मिलनी शुरू हो गई। कीड़ा जी कीड़ा मिक्स ब्रेड। जी। तो ये एक तरीके से जैसे बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। और ये सब चीजें ऐसी होती है कि जिसपे मतलब बहुत खराब प्रकार का एक वातावरण में रहता है। जैसे एग्स होते हैं जहाँ पे मतलब इन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, मुर्गियों को। और हर एक जगह पे ऐसा ही होता है। और इससे आध्यात्मिकता पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जानवर को, अब मांस की बात करते हैं, जब हमें कहीं भी डर की स्थिति आती है, मान लो तवा है, तवे पे रोटी बना रहे हैं, एकदम से हमारा हाथ पीछे आ जाता है। रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं डर की स्थिति में, क्योंकि बॉडी एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती है, खतर जब भी हम रिस्क में आते हैं। जब ये जानवर उस परिस्थिति में सुबह से शाम बंद रहते हैं, और जब इन्हें काटने का नंबर आता है, ये महसूस कर लेते हैं, इनकी बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस होती है। वो एड्रेनलिन खाने को पकाने में थोड़ी तो कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं होती। आपका पहला क्वेश्चन था कि इतना डर है, क्यों इतना डर है? वो डर जो जानवर का है, वो खाने वाले के अंदर डर है। बराबर। इसी के साथ अभी जो खाना है, मतलब सभी जगह पे केमिकल वाला और वो वही सब मिलता है। उसमें भी मतलब ये लोग जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो खाना होता है वो तो शुद्ध होना ही चाहिए, तभी हम एक तरीके से हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी रहेंगे तो अध्यात्म में जल्दी आगे बढ़ पाए। क्योंकि बीमार पड़ गए तो फिर अध्यात्म का सारा वो सब चला जाएगा, और दूसरी जगह पे हॉस्पिटल में और वो सब चक्कर खाने में और उसके ही विचार में आपका ग्रोथ नहीं जीवन होगा। बीत जाएगा जी। और ये इसलिए बीमारी भी हेल्थ। है, आप देखो, बीमारियां भी बनाते हैं, क्योंकि एक परिवार में एक तो आध्यात्मिक आदमी है, अगर उसके परिवार में किसी एक को भी कैंसर हो जाए, तो भी वो जी। इन्वॉल्व रहेगा, अस्पतालों के हम्म, चक्कर काटता रहेगा, और उसकी तीमारदारी में जब तक जीवन है वो बीत जाएगा। हम्म, तो इसी तरह पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि हेल्थ प्रमोट ना हो, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बीमार रहे। जी। इंडिया में पहले बेबी को इस समय 38 वैक्सीन लगती हैं, हम्म, और लोग मानते हैं कि वैक्सीन की वजह से जीवन उनका अच्छा हो रहा है। सिर्फ रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। सारी स्टडीज आप करके देख लो, बीमारी आती है, बॉडी में डेथ रेट ज़्यादा होता है, फिर बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, और समय के साथ डेथ रेट बहुत कम हो जाता है। जब डेथ रेट ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है, तब उसकी वैक्सीन आ जाती है, और प्रोपोगेट करते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से हमने इस बीमारी पर काबू पा लिया। अगर नहीं करते तो भी पा चुके होते, जी क्योंकि बॉडी ने डेवलप कर ली है। और इसके इसके पीछे जो एजेंडा है, ये कोई जानता नहीं, जी। क्या मिला के क्या शरीर में क्यों कर रहे हैं। हम्म, लेकिन अब ये क्वेश्चन जब बताओ किसी को, तो वो सोचते हैं कि किसका फायदा है, क्यों कर रहे होंगे। फार्मा लॉबी जी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन वो जानना नहीं चाहते। जी सारी जो मेडिकल रिसर्च होती है, ये फार्मा लॉबी फाइनेंस करती है। उसका पेपर हम्म, में जो चाहे उसका रिजल्ट में लिखवा सकते हैं। जी। इसी में ये यूएन का जो एजेंडा है, गुड हेल्थ, और मतलब सारे कंट्रीज का सबसे ज्यादा बजट इसी में जाता है, लोगों की हेल्थ के लिए। और सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि हेल्थ की जगह पे जो आप काम कर रहे हो, मतलब सरकार को तो आप क्वेश्चन, सब लोगों को उनको सवाल करना चाहिए कि ये लोग हेल्थ किसको समझते हैं। बीमार होने के बाद जो दवाई खिलाते हैं उसको, या बीमारी ना हो उसके लिए काम करना। जबकि सारी सारी सरकार, सारी फार्मा कंपनियां काम क्या करती है कि बीमार होने के बाद उन लोगों के सिम्टम्स कैसे दब जाए, ऐसा लगे नहीं, फील ना हो कि हम बीमार है, पर वास्तविकता में तो वो बीमार ही रहते हैं। और आपने यूएन का नाम लिया है, तो मैं एक शब्द और बताना कहना चाहूँगा
कि पूरे वर्ल्ड को एक कंट्रोल करने का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें यूनाइटेड नेशन और उसकी सारी सब्सिडरी इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक एजेंडा पे काम कर रही हैं। इनका पर्पस हेल्थ प्रोवाइड कराना नहीं है, इनका पर्पस कंट्रोल लाना है। जो ट्रीटी की बात हो रही है कि अगर पेंडेमिक ट्रीटी में सारी कंट्रीज साइन कर लेंगी तो उस कंट्री के राइट खत्म हो जाएंगे। सी अभी तो इन्होंने करके देखा कि इंडिविजुअल कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर किए तो उनको सूट नहीं आया, इनका एजेंडा अब की बार फेल हो गया। तो अब ये पूरी दुनिया में उस देश की कंट्री की पावर खत्म हो जाए। अभी अपने देश में इतना बड़ा देश है, यूरोपियन यूनियन जितना बड़ा एक देश है, उसमें स्टेट की पावर खत्म कर दी गई थी। इस पेंडेमिक के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, सारी पावर सेंट्रल ने अपने हाथ में ले ली। अब इस देश की पावर खत्म करके सिर्फ एक कंट्रोलिंग पावर के ऊपर ये करना चाहते हैं। ये ट्रीटी साइन नहीं होनी चाहिए। जी। और इसी के लिए बहुत सारे लोग ऐसा पूछते रहते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब उनका माइंडसेट ही ऐसा बन गया होता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े लेवल की चीज है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, विशाल से देखो। पार्क में जब वो जाके एक एक पर्सन को अपने आप प्रिंट करा के अवेयर करता है और बांटता है अपना काम करते हुए, 8 खरब लोग इतने पावरफुल हैं। 8 खरब तो छोड़ो, 1-2% लोग जो हैं सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं ऊपर बैठ के। ये डरते हैं हमसे। लेकिन लेकिन बस ये है कि हम यूनाइटेड नहीं है, ये हमें डिवाइडेड रखना चाहते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जबकि सब के सब सफर कर रहे हैं। पूरी मानव जाति सफर करती है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो काम करेंगे ना वो पूरा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। जी। जबकि उन लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो भी काम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में छोटी ही होती है, फिर धीरे धीरे काम होते होते बड़ी होती जाती है। वो लोगों का माइंड सेट नहीं बन रहा। पिछले समय में जो किया है काम उसका अब एक आधार तैयार है। जी। अब की बार अब इसीलिए वो कर नहीं पाएंगे आगे। जी बिल्कुल। और ऐसे ही मतलब सभी लोगों को बहुत ऐसी मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर ऐसा नहीं सोचते कि हम धीरे धीरे जितने जितने स्मॉल स्टेप लेते जाएंगे वो लास्ट में एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेगा। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी को ऐसी बात करूंगा, ये सब ऐसा एजेंडा चल रहा है वो सब चल रहा है, तो मुझे पागल समझेंगे या फिर मुझसे बात नहीं करेंगे। वो सोचेंगे ये तो कैसी मेंटालिटी इसके पास है। पर ये एक बार सोचेंगे, दो बार सोचेंगे, फिर जैसे जैसे उनके सामने एक बार तो रियलिटी आने ही वाली है कि ये जो बोल रहे थे सच बोल रहे, तो 5 महीने 6 महीने 1 साल के बाद उनको पता ही चल ही जाने वाला है कि ये जो बोल रहे थे सच बोल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग पहले पहले इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर बाद में धीरे धीरे उनको पता चलता जाता है। तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में लोगों को गलत लगता है, पर वास्तविकता एक बार तो उनके सामने आएगी और तब उनको पता चलेगा कि ये सब सच था। असल में जब पहले था तब लोग डरे हुए थे। अब वो थोड़ा सा समय, जब इस समय लाइट है तो वो समझ सकते हैं, जब वो जी बैक में जी देखते हैं तो वो आसानी से समझ सकते हैं। अब जी क्वेश्चन ये है कि जब ये दोबारा फिर होगा तब उस समय फिर डर जाएंगे या समझ के अपने को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। ये चॉइस सबके पास है। जी। तो इस बात से मैं कहना चाहूँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जब ये चल रहा था स्कैम, तब बहुत सारे लोग एक्टिव थे। पर अभी उनकी मतलब डाउन हो गए कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल हो गया है। पर उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक पूरा कंट्रोल उनका है सिस्टम पे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो बार बार लाने का ट्राई करेगा। और इसीलिए अभी जब ठंडा है सब, तभी हमारे पास बेस्ट टाइम है, क्योंकि सब लोग फियर में नहीं है तो वो शांति से समझ पाएंगे। फिर से एग्जैक्टली। वो फियरफुल सिचुएशन लाएंगे तो बाद में वो उनका वो लॉजिकल दिमाग ही खत्म हो जाएगा। वो फिर से वो कंटिन्यू उनके ही फॉलो करने लगे। यही समय है लोगों को देखना कि WHO की ट्रीटी साइन ना हो, डिसीज जी। एक्स के नाम पे जो ये कहते हैं वो खो ना पाए। यही समय है। और इस पे ऑलरेडी सब मीटिंग्स चालू हो गए हैं इनके, हम्म। और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आने वाला है।
तो इसीलिए लोगों को ये समझना चाहिए और जल्द से जल्द लोगों को काम इस पे लोगों को जागरूक करने का चालू कर देना चाहिए। सिर्फ दिन में 2 लोगों से बात करने का भी वो लोग ऐसा सोचे कि आज मैं दिन में 2 लोगों से बात करूंगा, तो भी एक साल में बहुत सारे लोग जागरूक हो सकते और ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। मल्टी हैं। लेवल जी जी मार्केटिंग है, आपने दो को बताया, अगर वो दो भी आगे दो को बताएंगे, 2 4 8 16, आखिरी में इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अपने आप हो जाएंगे, जी फिर आपके एमपी एमएलए भी डरेंगे। जी जी। और इसमें वैक्सीन में हुआ ही था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे उनको एक भाप लग गई थी, एक ऐसा मतलब विचार लोगों को आने लगा था कि ये हार्ट अटैक आ रहा है, इसके कारण तो नहीं आ रहे। मतलब बहुत कुछ काम तो हो चुका है, पर ऐसे लोगों को एक वो माइंडसेट बना दिया है कि ये अफवाह है, इस पे विश्वास मत करो, ये असली रीजन नहीं है। पर धीरे धीरे वो भी लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि ये लोग भी अपना जो एजेंडा है उसको साबित करने के लिए हमको झूठा बताएंगे। लोगों को समझना चाहिए कि वो एक झूठे संसार में रह रहे हैं। ये डेमोक्रेसी एक इल्यूजन है। देर इज नो डेमोक्रेसी। जब तक डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ इंडिपेंडेंट फेयर ना हो, डेमोक्रेसी, फेयर इलेक्शन, जुडिशरी और प्रेस, तब तक डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। ये चारों में तीन भी नहीं है, चारों के चारों इस समय कंट्रोल में है। जी सब ने आंखें बंद की हुई हैं और पूरी मीडिया तो पूरी तरीके से बिका हुआ है। इसीलिए जी हमें जागना हमारी जिम्मेदारी है, जी अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए। जी बिल्कुल। कोई भी अगर इस 2024 की दावोस की मीटिंग की सिर्फ हाईलाइट पढ़ ले, उसको रात को नींद उड़ जाएगी। उस हाईलाइट में अपने बच्चों को अगर देखे तो उसकी नींद उड़ जाएगी पहली बार। फिर उसको पता लगेगा, फिर प्रायोरिटी अपने आप डिसाइड कर सकता है। जी लेकिन लोग तमस में हैं, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी हैं। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता और जो गांधारी देख सकती है उसने पट्टी बांधी हुई है। जी। इतनी तमस है। इसीलिए हमने जो स्टार्टिंग में बात किया कि लोग ऐसा सोचते हैं कोई आएगा कोई करेगा, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब वो एक प्रेक्षक बन के देखेंगे कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इस साइड से ये लोग भारी पड़ेंगे कि नहीं, मतलब सोचेंगे देखेंगे, पर उनका कोई एक्शन या इनपुट नहीं डालेंगे। इसी के कारण बहुत सारे वो बोले तो उनको भी तकलीफ होती है, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको भी तकलीफ होती है। और इसमें इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक्शन लेंगे तो हमें हमारे साथ कुछ बुरा होगा, पर जो लोग सत्य के साथ होते हैं उनको कुछ नुकसान होने की बात ही नहीं है इसमें। इसमें मैं आपको दूसरी बहुत अच्छी बात बताता हूं कि ये हार चुके हैं। जो ये कंट्रोलिंग फोर्स है, जिसको हम सोचते हैं बहुत पावरफुल हमारी कंट्री के लीडर हैं, इनके ऊपर जो फोर्स जो इम्प्लीमेंट करवा रही है, वो सरेंडर कर चुकी है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गेम चेंज हो चुकी है। इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि इन्होंने खुद अपने आप ही पिछले समय में रुक गए। तो अब अगर हमारा एक एक स्टेप हमें हमारी ए, अपनी जो संप्रभुता है उसकी ओर लेके जाएगा, अगर जी आप चलना चाहोगे तो। जी जी। मतलब इसमें है ही, सब रास्ते हमारे लिए खुले हो चुके हैं, सिर्फ हमें उस पे चलना ही है। और आप देखो, पिछले 3 सालों में जब इतना कंट्रोल था, महामारी के नाम पे एक्ट लगाए थे, तब जो लोग बोल रहे थे वो अभी भी जिंदा है। जी जी इसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। जी। उस टाइम पे जब मैं कर रहा था अवेयरनेस, मतलब तुम्हें वायरस लग जाएगा और तुम मर जाओगे, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया था। और आज भी वो देखते हैं, मतलब उनको इतना फियर था ना कि ये ऐसा कर रहा है ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे डर तभी भी था, और सिर्फ वो इतना सोचे कि उस टाइम पे हम इसको ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, उतने में उनको पता चल जाएगा कि ये सब उनको एक बड़े झूठ में रखा गया था। और अभी तो एक तो है ये अवेयरनेस वाला पार्ट, और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग भी है जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे सिर्फ इनर लेवल पे ही काम करना है, बाहर के लेवल पे कुछ काम नहीं करना है। तो उन लोगों को एक ऐसा भ्रम होता है, जो करना है वो अपने अंदर ही करना है, बाहर किसी को समझाना है ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। उस पे आप क्या विचार रखेंगे? आप देखो भगवान कृष्ण के जीवन से, उन्होंने तो जो जरूरत था वो किया, बाहर के लिए और अंदर के लिए। है जी ना, एक आइसोलेशन में जब धर्म का इतना पतन हो रहा हो कि आपकी आने वाले समय में सोच भी हटा दी जाए, आपको चिप के थ्रू कंट्रोल किया जाए, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता। उसमें अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं, बाहर और अंदर दोनों।
असली बात तो यही है कि जो अंदर है, अंदर की कॉन्शियसनेस बाहर प्रकट होती है। युद्ध अंदर है। अंदर के जिसने डर पे विजय पा ली उसको बाहर भी डर का अनुभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो स्पिरिचुअलिटी में दोनों काम है। अगर युद्ध है बाहर का तो भी अस्त्र उठाने हैं, और अंदर जो काम है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंदर हो नहीं होगा तो बाहर कर नहीं पाएंगे। जी। दोनों का मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन। जी जी, इसमें बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब मैंने कई लोगों से मिला कि ये सब में पढ़ने जैसा नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, बाहर कुछ करने की जरूरत है। और इसी कारण क्या होता है कि बाहर ज्यादा से ज्यादा खराब पे खराब परिस्थिति होती रहती है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं अंदर से शांत रहूंगा तो एक दिन मैं एक अच्छी मानसिक स्थिति पे, अच्छी चीज पे पहुंच जाऊंगा, जबकि बाहर खराब हो रहा है। मतलब वो एक नाटक कर रहा है अपने साथ, ड्युअलिटी में जी रहा है कि बाहर भले खराब हो, अंदर अच्छा हो जाए, जो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग ना बड़े अच्छे बहाने बनाते हैं। जी जैसे डर है तो डर का बहाना इतना अच्छा बनाएंगे कि मैं इनर वर्क कर रहा हूँ। जी उसमें कोई अपराध बोध नहीं होता। जी बस। जी तो ये है। और बहाने किसको हेल्प करेंगे? शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो सत्य का सामना सबको करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। मतलब इसी के साथ जितना ऑथेंटिक रहेंगे अपने साथ, उतने ही अच्छा काम कर पाए। बहाने जो बनाते हैं वो फिर अपने खुद के साथ छल करते हैं, और बाद में ऐसा उनको फील फील और लोगों को बताने के लिए वो लोग ऐसा सब कह सकते हैं, पर वो अंदर खुद जानते होते हैं कि ये क्या कर रहे हो। क्योंकि अंतर्मन सब जानता है। जी बहाने हैं। बहानों से बचें। बहानों से, अगर कोई ये कह दे कि मैं डर गया था पिछली बार और मैंने लगवा ली, क्या दिक्कत है? उसको जस्टिफाई करके तुम, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने रिलेटिव्स मेरे थे जिनसे मेरे संबंध खराब हो गए। वो पावरफुल थे या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, बोलते थे तो प्रभाव पड़ता था, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए तो सबको लगवाते फिरते थे। तो मैंने कहा अगर आपने पढ़ा है कि इसमें क्या है, एमआरएनए और ग्राफीन ऑक्साइड दो शब्द पे रिसर्च की है, उसके बाद आप कन्विंस हो और लोगों को बता रहे हो तो ठीक है। अगर बिना करे सिर्फ धकेल रहे हो तो पाप कर रहे हो आप। तो ये पाप है। खुद को नहीं जी पता तो कह दो कि मैं डर गया था, मुझे अपने जीवन की चिंता थी, मैंने सुना कि ये बचा सकती है, मैंने बिना रिसर्च किए अपने लिए लगवा ली। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब ह्यूमन जी हैं। लेकिन दूसरों को धकेल रहे हो बिना रिसर्च किए हुए, जी पाप है। जी। और इसी में वो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उन लोगों को सरकार पे अपना पूरा जीवन छोड़ देंगे, वो खुद सोचेंगे नहीं सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, हमारे लिए फायदा का काम ही कर रही होगी। ये एक मेंटेलिटी सरकार की वो नहीं है। इसकी मेंटेलिटी है बीजेपी और कांग्रेस। दो ग्रुप में दुनिया बटी हुई है। तो वो जो पहले कांग्रेसी थे और जो बीजेपी वाले थे वो सोचे थे कब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो परिवर्तन आएंगे। अब जब उनकी गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने आइडेंटिफाइड है, उन्होंने अपनी पहचान इस पार्टी से जोड़ रखी है, और जी पार्टी जी उनको उन्माद में ले आती है। 10 साल बीत गए, कोई भी एक आदमी नहीं बता सकता कि उसके जीवन में क्या पॉजिटिव परिवर्तन आया है। एक भी जी। परिवर्तन नहीं बता सकता, लेकिन उन्माद है। उन्माद। और इस उन्माद को ये एक्सप्लॉइट करती है। जो जी जो नेता हैं ये इस उन्माद को एक्सप्लॉइट करते हैं। इनको सिर्फ जी उन्माद फैलाना है, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, बस। अभी सबसे बड़ा उन्माद का उदाहरण हमारे सामने है जी। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कोई अभी आ रहा है, अभी हमारा सब काम हो जाएगा, और उसी में उनका पूरा जीवन वेस्ट हो रहा है। और ये उन्माद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा। और लोगों को क्या लगता है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर उसकी जो व्यू रचना है, कार्य योजना है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे नहीं कि उनका एजेंडा क्या चल रहा है। वो चला रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का ही एजेंडा, सिर्फ नाम ले रहे हैं किसी एक धर्म का कि इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हमेशा ये ऐसे करते हैं। हैं। जी। और इसमें जो इसके शंकराचार्य जी जो है, जो इसका मेन कारभार संभाल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। फिर भी लोग इतने उन्माद में चले गए कि व्यक्ति के उन्माद में चले गए कि ये भाई कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हो। यस। कितनी शर्म की बात है ना? जिस धर्म ने, शंकराचार्य जी ने धर्म की स्थापना की, चार पीठ बनाए, और वो धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं, उनको इग्नोर करके इनकम्प्लीट
टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही है जैसे 4 महीने के गर्भ को बाहर खींच के निकाल के उसको कहो कि ये इसको हमने इंक्यूबेटर में रख दिया, अब इसके प्राण पड़ गए। जी। और 22 तारीख डेट भी है, 2201 2024 नंबर आता है। बाई चांस भी हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ बाई चांस होता नहीं यहाँ पे। जी। और उन्होंने भी बताया कि आसुरी शक्ति का प्रवेश करने के लिए ये हो रहा है, उन्होंने खुद बोला। यस, मैंने ऐसा सुना है, मुझे कंफर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, कि जो कॉरिडोर के नाम पे काशी में बहुत सारे पुराने मंदिर तोड़ दिए, पुरानी मूर्तियाँ हटा दी, और वहाँ पे एक अन्नपूर्णा जी की मूर्ति थी बड़ी पुरानी, उसके बदले कनाडा से खंडित मूर्ति लाके स्थापित की गई है। अच्छा। खंडित मूर्ति की कोई स्थापना नहीं हो सकती, खंडित जी। या इनकम्प्लीट की, क्योंकि ये पूर्णता में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मैंने कई लोगों से जानकारी करने की कोशिश की तो मिली नहीं, न्यूज़ तो मीडिया में आती नहीं। जी। जी। ये धर्म का विकृत रूप को उन्माद के लोग पसंद करते हैं। जी। और उसी में मतलब बहुत सारे जो संत थे जिनको शंकराचार्य जी के साथ या सच के साथ बोलना था, वो लोग कहीं ना कहीं ये सब तो बोलते रहते हैं, जबकि उनके पास कोई पोजीशन है नहीं ऐसी बड़ी कि वो लोग कुछ काम कर सकते हो। वो तो जो शास्त्रों के प्रमाण से जो है वो बोल रहे हैं। पर ठीक है, अभी मतलब वो जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसी के जो लीडर्स है वो बोल रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए। इनके पास बहुत पावर है मैनिपुलेट करने की। जैसे पुराने में जब इन्होंने डंडे थाली बजवाई तो टीवी पे आ गए उसके साइंटिफिक रीजन बताने के लिए कि ये है ना, ये नाद है, इस नाद से ये होता है, उस नाद से वो होता है, लोगों ने विश्वास कर लिया। सेम वे वायरस में खत्म हो जाते यस, हैं। पूनो मोदी जी की बहुत ये वो है। सेम वे में अब की बार फिर वही किया, भगवे कपड़े पहना के किसी को टीवी पे ला दिया, ये हैं, ये वो हैं, जी। और इस डिस्कशन को लोग सुन के सारे उनके अपने आर्गूमेंट्स उनको दे दिए। जी। जो ये क्वेश्चन जी। पूछते हैं ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन से सत्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन जी। वैसे पूछते हैं जिसमें वो उत्तर दे पाएं जो ये उत्तर देना चाहते हैं। सब जी। जी। स्क्रिप्टेड इवेंट होते हैं। जी। तो यही उसका दुर्भाग्य है कि ये भगवा वाले जो हैं आके अपने थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लालच और प्रसिद्धि के लिए ये जी। मैनिपुलेट हो जाते हैं, सत्य नहीं बोल पाते। जी। धर्म, और इसके जो 3 पिलर हैं इसको एजेंडा के, नेता, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सारे वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो लोग सोचते हैं उनको हम किसी ना किसी रूप में, अमिताभ बच्चन हमारे एक हैं कि हीरो हैं, है ना, हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ते रहे। 3 बार जी। जब कोरोना में बेड पे लेट के अपनी ट्विटर में फोटो पोस्ट कर दी, कोरोना हो गया पॉजिटिव। तो ये सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार और मीडिया, उसके थ्रू ये मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर लेते हैं लोगों को। घर में जी। 7 4 5 घंटे टीवी चलता रहता है बैकग्राउंड में। जी। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो आम आदमी है उसको ये सब सोच विचार ऐसे चालू करना है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? उसकी इच्छा हो तो बहुत ऑप्शंस हैं, जी। अगर इच्छा ही जी। नहीं है, बहाने बनाएगा तो कोई ऑप्शन नहीं है। जी। जी। लेकिन धरती पे एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि सोलर फ्लैश आ रही हैं, सोलर फ्लेयर आ रही हैं, पहले नहीं आती थी। अर्थ की जो मैग्नेटोस्फीयर है ये कम होता जा रहा है ना, पोल जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि अर्थ जी। की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। इसकी वजह से एक तरह का नई लाइट धरती पे आ रही है जो लोगों को मोटिवेट कर रही है सत्य जानने में, क्रिटिकल होने में। जी। जी। तो ये हेल्प आ रही है। उसके बाद अगर आप थोड़े से अपने इंटरेस्ट लें, पढ़ पढ़ें, रिसर्च करें, सोचें, सो पढ़ें। एक एक टॉपिक ही तो है कि प्राण प्रतिष्ठा इनकम्प्लीट मंदिर की होती है कि नहीं होती। जी। आप हमारी बात नहीं मानते तो पढ़ के देखो। जी। बराबर। और इसमें एक ध्यान, तो ध्यान और धर्म को कितना जुड़ा हुआ है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं तो ये मानता हूं कि धर्म सारा भ्रष्ट हो गया है, जी। जी। इसलिए मैं धर्म को ध्यान से जोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो एक भ्रष्ट सिस्टम है। और ध्यान जो है, ध्यान तो बहुत, ध्यान है क्या अगर साइंटिफिक तरीके से आप समझो तो, जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो माइंड को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जब हम माइंड की एक्टिविटी थोड़ी घटा दें, थेटा स्टेट में ले आए, 7 ऑस्किलेशन पर सेकेंड, तो हमारी एक्सेस अपने सब कॉन्शियस माइंड पे हो जाती है। इसीलिए जब हम सोते हैं
तो सपने में सबकॉन्शियस माइंड के ड्रीम आते हैं, दिन में जो कुछ हुआ सबकॉन्शियस माइंड में वो ड्रीम में प्रकट होता है। तो ध्यान में हम अपनी माइंड की ऑस्किलेशन घटाते हैं, थीटा स्टेट में जा सकते हैं या डेल्टा स्टेट में चले जाते हैं। डेल्टा स्टेट में जो भी चला जाएगा, अगर 0 to 4 ऑस्किलेशन पर सेकेंड हो जाए तो उसका योग हो जाएगा, जी जी उसको सत्य अपने आप दिखने लगेगा। जी इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी कर सकता है। अब जी आपकी लेकिन कंडीशनिंग ऐसी है कि 5 वक्त की नमाज करते रहो या मंदिर में घंटे बजाते रहो, इसलिए आप ध्यान करोगे नहीं। जी करोगे जी तो अपने आप सत्य जान जाओगे। जी तो बिल्कुल ध्यान का सही। बड़ा साधारण सिद्धांत है कि माइंड की एक्टिविटी को कम कर लो। उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग समाज ने दी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है वो, उसको आप रिमूव कर सकते हो। जी। तो ये ध्यान करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह का ध्यान बहुत अच्छा होता है। जी। पहले जो अर्थ क्योंकि थी, अर्थ पे, अर्थ की जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटोस्फीयर कम हो रहा है। पहले मैग्नेटिक पावर जब ज़्यादा थी तो अर्थ की डेंसिटी बहुत सॉलिड थी। सॉलिड में ध्यान के लिए सुबह का समय बड़ा अच्छा माना जाता था, ब्रह्म मुहूर्त। जब सूरज निकलता था तब उसका प्रभाव वातावरण में होता था और जो एक्टिविटीज़ थी बहुत कम थी। आज से 50 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था तो लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। लाइट नहीं होती थी, 7-8 बजे सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते थे क्योंकि उस समय सन की एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में आती थी, उसका प्रभाव था और दुनिया भर की एक्टिविटीज स्लो थी, इसलिए तब अच्छा था। लेकिन अब अगर लाइफ, अब अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर कम है तो हर समय उस तरह की एनर्जी है। और अगर लाइफ आपको कंपेल करती है, कोई और टाइम आपको सूट करता है तो किसी भी समय कर सकते हैं। जी। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें ध्यान में आगे नहीं बढ़े, वो लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं? फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे कंफ्यूजन भी रहता है कि इसकी विधि क्या रहेगी, कैसे होता है, उसका भी थोड़ा समझाइए। बहुत सारे लोग ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने गलत विधि से शुरुआत की, उनके पास कोई विधि ही नहीं थी। उनको ये लगा कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना, महात्मा बुद्ध की जो फोटो देखी कि ये ध्यान होता है, उसमें कुछ नहीं हुआ। आंखें बंद करके बैठे रहे, अंदर माइंड में उतने ही विचार चलते रहे, तो माइंड की ऑस्किलेशन कम नहीं हुआ। तो कोई एक अगर विधि का से अभ्यास करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। और इसको एक बात और समझें कि 8 योग के स्तंभ हैं, 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इस ये 6 के बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम सोचते हैं कि सीधे ध्यान हो जाए, आखिरी का सेकंड लास्ट स्टेप हो जाए, इसकी वजह से भी थोड़ा सा देर लगता है। तो अच्छा है किसी अच्छी टेक्निक से करें और थोड़े समय अभ्यास करना पड़ेगा, फिर इसके रिजल्ट आएंगे। ज़्यादातर लोग कुछ कम समय अभ्यास करते हैं, टेक्निक नहीं होती, यूट्यूब से देखा, इधर उधर गए, फिर छोड़ दिया, जी रिजल्ट आने से पहले ही छोड़ दिया। जी जी। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कभी अच्छे अनुभव होते हैं, कभी उनको बुरे अनुभव होते हैं। तो ध्यान मतलब को एक अच्छे अनुभव से जोड़ना भी एक गलत फहमी है। अच्छा। ध्यान आपके अंदर जो है उसको बाहर ला रहा है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। अगर सबकॉन्शियस में डर है तो वो डर को प्रकट कर रहा है, तो अब आप कहोगे आज ध्यान का खराब अनुभव हुआ। वो तो जी डिटॉक्स कर रहा था, आपको मुक्त कर रहा था जो अंदर जमा हुआ था। जी तो इसको इस तरह के अनुभवों से उठना चाहिए। और एक और बाधा है, ऊट पटांग अपने माइंड के प्रोजेक्शन को अपने अनुभव मानना। ध्यान में गए, जिस किसी इष्ट के प्रति उनको लगाव है, बस अपने माइंड ने प्रोजेक्ट करके उनकी छवि बना ली और ये सोचने लगे कि ध्यान हो गया। ये भी उनके माइंड का प्रोजेक्शन है, ये भी ध्यान नहीं है। मेरे सपने में आए थे भगवान जी, उन्होंने ऐसा बोला था ऐसा करने का। मैं तो उन लोगों को जो मेरे साथ, हम लोग, मैं क्रिया योग का अभ्यास करता हूँ, बहुत पवित्र ट्रेडिशन है, ज़्यादा फेमस नहीं है। तो वो क्रिया योग मुझसे पहले से करते थे और अपने घर में क्रिया ऑथोराइज थे क्रिया का मेडिटेशन करवाने के लिए। नॉर्मली क्रिया की विधि किसी को दी नहीं जाती, सीडीज नहीं है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि सीडी के थ्रू हम करते हैं, एक तो मैकेनिकल हो जाता है, दूसरा सीडी की कॉपी बना के लोग उस जो अच्छी टेक्निक होती है उसको ख़राब कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, धर्म का मैनिपुलेशन हो जाता है। तो जो बहुत लंबे समय करते हैं उनको सीडी मिल जाती है, ऑथराइज्ड होते हैं अपने घर में मेडिटेशन कराने के लिए। ऐसे लोग मिले, जानते थे कि ये खराब है, तो अपना, उन्होंने कहा कि अगर हमें सपने में आ गया कि लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा।
और अगर महाअवतार बाबा जी हैं या हमारे इष्ट हैं, उन्होंने अगर ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती तो हमारे लिए रोक दिया होता। वही जो पहला आपका क्वेश्चन था, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालना, मैंने उन सब लोगों को ब्लॉक कर दिया। अच्छा। मुझे डरने वाले लोग, सच बोलने वाले लोग से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। डर गए थे, जी। क्या दिक्कत है? ऐसे जो तुम इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हो, उसके बाद भी तुम ड्रामे करते हो कि मुझे रोक दिया होता महाअवतार बाबा जी ने। लानत है जी। तुम्हारी अभी तक की साधना पे। जी। और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें ऐसा बताते हैं कि बहावतर बाबा जी के मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा गाइड किया था कि ये खराब चीज है, ये लेने की जरूरत नहीं है। जी। जी। मतलब वो बात सब लोगों तक नहीं पहुंची है, पर हाँ, पहुंच जो जाएगी मेन क्योंकि मेन लोग मीडिया हैं वो। की एक्सेस उनके पास ही है। जी। तो जिनके पास नहीं पहुंची तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतनी तो मत कहो कि महाअवतार बाबा जी ने रोक दिया होता। जी। फिर वही बात आ गई कि भगवान पे सब डाल दो। जी। भगवान पे और उन पे डाल दो, उन पे जिम्मेदारी छोड़ दो, वो करेंगे। जी। मतलब जो स्पिरिचुअल लोग जो होगा वो देख लेंगे, जो होना है होने दीजिए। ये तो असल में जो समभाव की बात होती है, कि भगवान ने गीता में समभाव की बात की है, उस समभाव की एक झलक भी नहीं समझ पाए कि समभाव के बारे में भगवान क्या कहना चाहते हैं। और सारा बस डाल दिया कि भगवान देख लेंगे, या हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बीच में रहेंगे। ये जी। समभाव मानते हैं। तमस, रजस और सत्व, इन तीनों में एक लगभग, सत्व में और तमस में एक ही भाव होता है, जिसको वो समभाव कहता है। जो तमस में है, अंधकारी है, पूरी दुनिया में कुछ हो जाए, अभी भूकंप आ जाए, उससे कहो कि बाहर भूकंप आए तो कहेगा मैं क्या करूं। रजस वाला इमीडिएटली बाहर जाएगा, हेल्प करेगा, जितनी उसकी सामर्थ्य होगी लोगों को बचाएगा, खाना प्रोवाइड कराएगा। और सत्व वाला सत्य भाव से एक्शन लेता है, वो सम भाव में है। रजस वाला एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर एक्शन लेता है। सत्य वाला अपने बीच में रह के सम भाव से लेकिन एक्शन पूरे लेता है। और तमस वाला कोई एक्शन नहीं लेता और कहता रहेगा कि मैं सम भाव में हूं। जी। जी। बराबर। और अभी ये जो शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अभी डायरेक्ट तुरंत जैसे ही शिफ्ट होगा तुरंत ही कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब वो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि अभी अच्छा होने ही वाला है, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को ये काम करने की जरूरत है कि नहीं, और उनसे ये काम करने से उनको ही फायदा है, वो उन लोगों को पता नहीं। असल में लोगों को सोचना है, लोग पता नहीं क्या अपने आप आइडिया बना लेते हैं शिफ्ट का। शिफ्ट जी। होने की परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं और शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं बदलोगे तो शिफ्ट कैसे होगा? जी। आप बदलोगे, कॉन्शियसनेस बदलेगी, नई रियलिटी को क्रिएट होगी, उस रियलिटी को आने वाले समय में सब लोग मिलकर एक्सपीरियंस करेंगे। दैट इज द शिफ्ट। नियंत्रण बेस्ड करप्ट सिस्टम, चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे फार्मेसी के हों, चाहे समाज के हों, वो डिवाइड एंड रूल के हों, वो हटके नए सिस्टम प्रकट होंगे। लेकिन वो कौन करेगा? हम करेंगे तभी तो होगा। जो जो लोग आगे हैं वो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एक ब्रिज बन रहा है, और आने वाले समय में ये होगा। अगर लोग नहीं बदलेंगे तो भी शिफ्ट होगा, लेकिन तब ये शिफ्ट उतना स्मूथ नहीं होगा। जी। वो इसके लिए उन्हें समझना चाहिए कि अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें, थोड़ा थोड़ा बदलें, एवरी डे थोड़ा सा बदलें। जी। डरने की जरूरत नहीं है। और ये शिफ्ट में जो जितना वो अपना एक्शन लेंगे, जितना वो अपने ऊपर काम करेंगे, उन उतना ही उनको फायदा होगा, क्योंकि उससे उनका ही ग्रोथ ज्यादा होगा। नेचुरली इस समय जो बहाव है शिफ्ट हो चुका है। पहले इस तरह की दुनिया में जो लोग थे, जो अभी भी आपसे कहते हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो उस तरह की दुनिया, क्योंकि इस तरह की दुनिया थी। अब दुनिया शिफ्ट की ओर चल नदी बह रही है। जो इसकी डायरेक्शन में अपने आप को छोड़ देगा तो भी इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जो रजिस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पुराने सिस्टम को पकड़े के जकड़ के बैठा हुआ है, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। जी। अभी ये सब स्थिति में मतलब बहुत सारे लोगों को एक दिनचर्या का एक सिस्टम उन्होंने बनाया होता है, जिसमें वो लोग ध्यान के लिए सुबह या शाम के वक्त में ही ज्यादातर ध्यान करते हैं। तो इसमें एक तो सुबह और शाम को करते हैं, फिर बीच 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 में भी वो लोग कर सकते हैं।
पर दिक्कत वहां पे आती है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ध्यान में करूंगा तो मेरा समय वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसा ये तो वो उनकी लोग। प्रायोरिटीज हैं, जी। है ना? ध्यान को जब अगर वो वेस्ट मानते हैं, अभी भी ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं किसी से कहूँ, कोई कहता है मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मेरी सेहत ठीक होती है। और ध्यान करने से क्या होगा, मैं बैठ जाता हूँ और मेरा पेट बाहर निकल आएगा। सोच है ये तो ना करने का। जैसे लोग बहाने अच्छे अच्छे बनाते हैं, ये भी एक बहाना है। खाली ध्यान करने वाले आप देखो कितने निरोगी होते हैं। जी। ध्यान आपके पास्ट को बदल सकता है। आप इसको मानेंगे नहीं मेरी बात। आप सोच, अधिकतर जो लीनियर समय है वो सोचता है कि पास्ट तो हो चुका, पास्ट कैसे बदलेगा। स्टेट्स में एक्सपेरिमेंट किया गया एक हॉस्पिटल में, आई डोंट नो, शायद 2002 में थे, और एक्सपेरिमेंट हुआ 2006 में। 2006 में उन्होंने उन लोगों के, जो मरीजों के 2002 की फाइल निकाली और मेडिटेट किया, या वो मरीज जिनको इस नाम पे मेडिटेशन किया, और फिर उनका रिकॉर्ड देखा, वो उनका जो सेम बीमारी से वो जल्दी हील हो गए थे, जब बाद में उनका रिकॉर्ड देखा गया उस फाइल के थ्रू। तो ध्यान के बहुत फायदे हैं। सिर्फ जिसको नहीं करना वो ये सोचेगा कि टाइम वेस्ट हो गया या टीवी जी। सीरियल छूट गया। जी। तो इसमें जो बहाने, मतलब खुद को ही बहाने देंगे कि ये सही है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन ऐसी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो लोग कैसे पहचाने? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते मुझे पता ही नहीं है कि मैं बहाना कर रहा यस। देखो, जिनको जिनको ये नहीं पता कि मैं बहाना कर रहा हूँ, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। वो तो अभी हूँ। सेल्फ एनालिसिस भी नहीं करने के लायक, और सेल्फ एनालिसिस नहीं करने के लायक उन्हें कोई और बताएगा तो भी नहीं मानने वाले। जी। तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये जानना कि मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। अपने बदलने के लिए फिर उसमें से करके देखो। कोई कंपल्सन नहीं है, 6 महीने करके देखो, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। क्या दिक्कत है, करोगे तो पता लगेगा कि अच्छा है कि नहीं है। जी। और अभी सबके जीवन में ड्यूअलिटी, सबके जीवन में कहीं ना कहीं पे अभी एक ड्यूअलिटी का रोल आ रहा है। जी। वो कैसे कम से कम हो और वननेस में सब हो कैसे सके जाए, उसके लिए। है ना? देखो, ये जी। जो डुअलिटी का पेंडुलम है, ये बहुत सारे लोगों में ये इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं डुअलिटी में अटके रहें। जब भी जर्नी होती है, जर्नी तभी फास्ट होती है सत्य को समझने की, जब हम इस डुअलिटी से उठ जाते हैं। ये डुअलिटी हमें नीचे के लोअर चक्रों में रखती है। इसीलिए ये डुअलिटी बनाई जाती है, चाहे वो मीडिया के थ्रू या पॉलिटिक पार्टी के थ्रू। इनका पर्पस है लोग अटके रहें, डिस्कस करते रहें। जी। और उस डुअलिटी के सारे पहलू हैं। जो भी डुअलिटी में रहेगा, ये इस मैट्रिक्स का नेचर है। डुअलिटी दो आंखों से, या डुअलिटी से, अच्छे बुरे के पेयर से जब हम देखते हैं, तब हम दुनिया को टुकड़ों में देखते हैं। एक टुकड़ा अच्छा है, एक टुकड़ा खराब है। जब हम उसको टोटलिटी में देखते हैं, तब हमें इस ब्रह्मांड का पर्पस पता आता है, पता लगता है। ये ब्रह्मांड परफेक्ट है, इसमें कोई भी चीज इनपरफेक्ट नहीं। पिछले 3 साल की घटनाएं भी मैं कहता हूं परफेक्ट है। क्यों? कि जगाने के काम आ रही हैं। इस टोटलिटी में जब हम इसको देख पाते हैं, जब हम इस टोटलिटी में नहीं देखते तो हम इसको अच्छे और खराब में देखते हैं। तब हम एक जो खराब है उसको एनर्जी देते हैं, क्योंकि हम उसका विरोध करते रहते हैं सारे समय। हमारे माइंड में रेजिस्टेंस चलता है, और हमारी कॉन्शियसनेस की मेमोरी उसको बढ़ाती रहती है। जी। तो इसलिए डुअलिटी से उठना सबका काम है, बीच में रहना। जी, तो आपने बहुत ही अच्छा हमें एक राह बताई कि कैसे ये ड्युअलिटी है, अपने आप को बहाने बनाते हैं और किसी के भरोसे नहीं रह के खुद अपनी शक्तियों को यूज करके अपने लिए कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। जी, तो धन्यवाद आपके ये बहुत ही अच्छे नॉलेज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।